और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और हमारे बिल्कुल साथ तो बिल्कुल पुलिस के बैठे हैं वेद भूषण जी, ही नोज एवरीथिंग बेटर देन अस व्हाट बिल्कुल बिल्कुल हैपेंस इनसाइड द कंट्री। बिल्कुल। जी सर। वेदभूषण जी, उन्होंने कहा कि आप बताएंगे बाकी अंदर की कहानी की किस तरह से है, लेकिन मेरा सवाल साथ में यह भी है कि स्पीड तो हमारी स्लो है ही, लेकिन क्या इतना समय कैसे लग जाता है? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में तो ये आईएसआईएस का इंडिया चीफ बना नहीं होगा, कब बना होगा और हम कब गिरफ्तार कर रहे हैं, और अभी ऐसे इसके कितने गुर्गे होंगे जो इसके मंसूबों को पूरा करने में लगे होंगे, जिनका भी हमें पता ही नहीं है। देखिए, त्यागी सर ने बिल्कुल सही एक कैलकुलेशन किया, उनकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। हम्म। परंतु सबसे खतरनाक चीज ये है कि एक अनुराग नाम का आदमी जो कि हिंदू था, उसका माइंड किस तरह से उसको धोया गया, कैसे ब्रेन वॉश किया गया। एक मुस्लिम लड़की से बांग्लादेश शादी कराई गई, फिर वो बांग्लादेश शिफ्ट कर जाता है, उसके खिलाफ यहाँ मुकदमा भी है, वो बहुत लंबे टाइम तक एब्सकॉन्ड रहता है। हम्म। अब जो आईएसआईएस का जो चीफ है इंडिया को जो मॉनिटर करता है, हारिस फारूकी, इसके बारे में जैसे ही कोई जानकारी इंटेलिजेंस को मिलती है, वो तमाम चीजें शेयर की जाती हैं वहाँ एसटीएफ आसाम को, और एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स के बाद में वो अरेस्ट किया जाता है। तो अरेस्ट होने तक ठीक है, परंतु आईएसआईएस का नेटवर्क केवल हिंदुस्तान में नहीं है, तो आपने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, पाकिस्तान में है, पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, तो तमाम फंडिंग इनके पास मौजूद है। तो ये एक चूहा बिल्ली का खेल है। ये आज आखिरी नहीं है कि हारिस बिल्कुल फारूकी आज अरेस्ट हो गया तो इसके बाद दूसरे और लोग अरेस्ट नहीं होंगे। ये तो कुकरमुत्तों की तरह उग आते हैं, और इनको फंडिंग चूंकि बाहर से होती है, ये गरीब परिवारों से आने वाले, बहुत रईस परिवारों के या बड़े एफ्लुएंट फैमिली से नहीं होते। तो ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये ऑफ एंड ऑन आती रहेंगी, होती रहेंगी, क्योंकि ये जो टेरर फंडिंग और तमाम जो चीजें हैं, ये धर्म से भी रिलेट करती हैं, पैसे से रिलेट करती हैं। और जो इंडिया की जो विरोधी ताकतें जो विदेशों में बैठी हुई, चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अमेरिका में, कनाडा के अंदर है, वो भी इस फिराक में रहते हैं कि किसी तरह से इंडिया की जो स्थिति है उसको धूमिल किया जाए। क्योंकि अभी होली का टाइम है, त्योहार यहाँ पर है, और उसके अलावा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है जो इलेक्शन के रूप में मनाया जाता है, जिसकी तमाम तैयारियां मीडिया में दिखाई दे रही हैं। तो वो उनके लिए सबसे उपयुक्त टाइम था कि यहाँ पर कैसे ब्लास्ट किए जाए। बल्कि इसमें तारीफ करनी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसी की, उन्होंने बड़ी तरकीब से इस तरह की इंटेलिजेंस इनपुट आसाम पुलिस को अपने सपोर्ट किया, उनको बताया कि ये बांग्लादेश बॉर्डर से ये लोग एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो चक्राता एक जगह है, बिल्कुल इंटीरियर की जगह है, जहां बिल्कुल से इन लोगों को अरेस्ट किया। तो ये तमाम जो चीजें, एक नेटवर्क है जो ताना बाना है, उसकी कामयाबी की तरफ हमें ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। निगेटिव बात करने का तो तरीका हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको भी नाकामयाबी के तौर पर देखेंगे, परंतु ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी की, हमारी एनआईए की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये इतने बड़े नेटवर्क के इनके जो बिल्कुल हेड नहीं, थे हारिस वेदभूषण जी, फारूकी। उनकी उनकी तो ये सफलता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि अगर आईएसआईएस जहां भी बैठा है, वहां से बैठकर अगर वो हिंदुस्तान के लोगों को ही अपना चीफ बना लेता है, उनको अपना एजेंडा बता देता है, उनको अपने काम पर लगा देता है, और हमें खबर नहीं मिलती है, हमें अता पता नहीं लगता है, तो ये तो देखिए हमारे लिए राणा साहब, चिंता का विषय है। कोई ऐसा जादू का डंडा अभी तक दुनिया में नहीं बना कि जहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज केवल उस डंडे में देखकर ये तय कर सकें कि अब कहां पर क्या होने हो। जिस दिन ये ऐसी टेक्निक या पूरे वर्ल्ड में आ जाएगी, इजाद हो जाएगी, उस दिन क्राइम खत्म हो जाएगा। उस दिन हम रामराज की सोच सकते हैं कि अब पूरी दुनिया के अंदर रामराज आ गया, या हिंदुस्तान में एटलीस्ट रामराज आ गया है। ये जो एक्टिविटीज हैं पहले भी होती रही हैं, आजादी से पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी होती रहेंगी। इनके रूप बदलते रहते हैं। एआई का टाइम है, तमाम जो चीजें हैं, नई चीजें आ रही हैं, सब किस तरह से बॉर्डर क्रॉसिंग की जाए, किस तरह से शादी की जाए, किस तरह से धर्म परिवर्तन किया जाए, किस तरह से हिंदुस्तान के जो सीए एनआरसी के बारे में तमाम जो कानून पास हो रहे हैं कैसे विरोध किया जाए। ये एक लंबी बहस है, ये चलती रहेगी। ये हम और आप इस पे लास्ट डिबेट नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे फारूकी और अनुराग जो कन्वर्टेड है, रेहान कन्वर्ट हो गए, ये अभी आते रहेंगे। तो ये ऑफ एंड ऑन की चीज है, परंतु हाँ, तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको हर टाइम चौकन्ना रहने की जरूरत है, और खास तौर से जब इलेक्शन का टाइम हो, बड़े त्योहारों का टाइम हो, क्योंकि वो हिंदुस्तान के ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। यदि जिस तरह से कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट यदि इस टाइम पर हो जाए, तो सरकार की नाकामयाबी के रूप में तमाम
बहुत सारा वर्ग ऐसा बैठा है हिंदुस्तान के अंदर जो हंगामा कर देगा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल अब लॉलेसनेस हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम जो चीजें हैं आप देख रहे हैं कि तमाम जो पुलिस है, चाहे लोकल पुलिस है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, आर्मी है, एयरफोर्स है, तमाम अपनी जगह बिल्कुल मुस्तैद रूप से काम कर रहे हैं, जिस वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हमारा सिस्टम सुरक्षित है। आने वाले टाइम में और ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है, आप इस रूप में आप इसको ले सकते हैं। परंतु चूंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें हाइड आउट होते हैं अपने रिमोट एरियाज के अंदर, इतना इंटेलिजेंस का नेटवर्क ना पहले था ना हो सकता है, लोकल जो सपोर्ट है नहीं मिल पाती। जिस तरह से एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे वेस्ट बंगाल बताऊं, क्योंकि वेस्ट बंगाल को यदि आप तमाम वेस्ट बंगाल की टोपोग्राफी को समझें, वहाँ किस तरह से बांग्लादेश से बॉर्डर हमारा लगा हुआ है, और चूंकि वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, वहां से इंटेलिजेंस इनपुट लेना बहुत मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए इस तरह की वहां पर अक्सर चीजें होती रहती हैं, और कई बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ सरकारी एजेंसी या इवन पॉलिटिकल पार्टीज की इस तरह के लोगों को सपोर्ट होती है। ये कोई मैं ऐसा रहस्य नहीं बता रहा हूँ कि जो आम आदमी को नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं, इवन फाइनेंस करती हैं। बड़े बड़े नेता इन चीजों के अंदर अरेस्ट हुए, डिटेन हुए। अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा किस तरह से एक बहुत बड़े जो प्रभावशाली नेता थे 55 दिन तक गायब रहने के बाद में उनको अरेस्ट किया गया। सरकार भी नहीं चाहती थी वेस्ट बंगाल की कि उनको अरेस्ट किया जाए। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये इशारा करती हैं कि हमें और अलर्टनेस की जरूरत है। वेदभूषण जी लौटूंगा मैं। टीपी त्यागी साहब, आप कितने सहमत हैं वेदभूषण जी की बातों से? और उनका कहना है कि इस समय को अप्रिशिएट करना चाहिए, सवाल खड़े करने का समय नहीं है ये, और कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि एक बार घुमाया और सब कुछ ठीक हो जाए और पता लग जाए कब कौन क्या करने वाला है। सहमत है। और इस वक्त जो आईएएस का इस वक्त जो आईएएस का हेड को पकड़ा गया है, ये वाकई में एक अच्छा काम हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। लेकिन सर, मेरा कहना ये है कि आईएस के आतंकी हिंदुस्तान में आते रहे, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आतंकी आते रहे, हम पूरी तरह से मुस्तैद रहे, हम उन्हें मारते रहे, भगाते रहे, पकड़ते रहे, 10 दफे पकड़े, 2 दफे वो आ जाए नुकसान कर दें। क्या ये नी जर्क रिएक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए? क्या ये पहली बार हुआ है? क्या 2016 में नहीं हुआ, या उसके बाद नहीं हुआ, या 2023 में नहीं हुआ, या 2024 में नहीं हुआ? इसका मतलब कि जो अब तक चला आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ पॉलिसी में चेंज की जरूरत है। और अगर पॉलिसी में चेंज की जरूरत है तो एक बात याद रखें, कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती, और कोई समस्या ऐसी भी नहीं है जिसका समाधान ना हो। ज्यादातर हम टीकरा किस बात पे फोड़ देते हैं कि अरे साहब, हिंदुस्तान के युवकों का रेडिकलाइजेशन कर दिया, उनको रेडिकलाइज कर दिया। अरे हिंदुस्तान जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो आज एंटी सैटेलाइट बना चुका है, जो अग्नि 5 का परीक्षण कर चुका है, जो MIRV टेक्निक जो एशिया में चाइना के अलावा किसी के पास थी नहीं, उसको डेवलप कर चुका है, क्या हम डी रेडिकलाइजेशन का सोशल मूवमेंट नहीं शुरू कर सकते थे? अगर कोई किसी को रेडिकलाइज करता है तो हम डी रेडिकलाइजेशन यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये काम बाकायदा सरकार के द्वारा या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए था। नहीं किया गया, कोई बात नहीं, अब किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वही एक सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप सिर को खुजाओ तो कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य निकल आता है। अब मैंने 2 पॉइंट आपके सामने रखे। पहला तो ये कि हमको सोशल मीडिया पे डी रेडिकलाइजेशन का वास्तविक स्थिति बताने का लोगों को काम करना चाहिए, और दूसरा ये कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर एक होना चाहिए। और इसके अलावा और भी रास्ते हैं, और वो जो रास्ता है जो मैं इसके अलावा बता रहा हूं वो रास्ता है इकबाल का। जो इकबाल है, अब ये तो नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान का 8000 किलोमीटर का समुद्री तट और 8000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर, हम उसके ऊपर हर मीटर के ऊपर एक सिपाही को खड़ा कर दें। या पुलिस में भी नहीं हो सकता कि इतने बड़े 30-30 1-1 करोड़ की आबादी वाले शहर के अंदर हम हर जगह के ऊपर पुलिस को खड़ी कर दें और फिर उन पर तोहमत लगाएं। लेकिन
एक है कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर ये है कि अगर यूनिफॉर्म में रहने वाले लोगों में डिवोशन टू ड्यूटी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड ऑनेस्टी, ये चीज पैदा की जाए, और ये कैरेक्टर पैदा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान में जब भी कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है, फौज को बुला लेते हैं। 145 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज 1% के 1% का 1% भी नहीं, और स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। क्यों भाई? क्या फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है? वो जो फौज के हाथ में है, ये जो कैरेक्टर है वो है डिवोशन टू ड्यूटी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड ऑनेस्टी। ये पढ़ाया जाए हर यूनिफॉर्म में, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो या चाहे वो पुलिस हो, और उसके बाद में इकबाल कायम होता है। और इकबाल जो है ये फाइनल चीज है, फिर उसके बाद में आवश्यकता नहीं पड़ती, बिकॉज यू नो कि जो भी आतंकी आएगा उसके साथ में वो किया जाएगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। वेदभूषण जी, पहले तो जो बातें अभी टीपी त्यागी साहब ने कही उन पर रिएक्शन, और साथ ही ये कि जिस तरह की स्थितियां हैं, या फिर अगर हम ये थोड़ी सी कल्पना करें कि अगर ये अपने काम में सक्सेस हो जाते तो फिर स्थिति क्या बनती, और अभी भी इनके कितने गुर्गे ऐसे होंगे जो इनके काम को लगातार अभी भी आगे बढ़ाने में लगे होंगे, उनको खोजना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। देखिए, ये एक लगातार एक प्रोसेस है। मैंने जैसे बताया, चूहा बिल्ली का खेल है। हमेशा पुलिस और आर्मी है, जो तमाम फोर्सेज हैं, हर टाइम इनको चेज करती रहती हैं, तमाम जो इंस्ट्रूमेंट एजेंसीज के पास मौजूद हैं। परंतु इसमें कुछ रुकावटें भी है, और वो रुकावटें कहीं विदेश से नहीं है, वो हमारे अंदर से हैं। जहां तक रेडिकलाइजेशन की बात है, आपको याद है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का बेस ही केवल ये है कि उनको रेडिकलाइज करके ही उनको अपनी सत्ता कायम करनी होती है, तो उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। परंतु धीरे धीरे देश को इसके बारे में तमाम को एक समझदारी दिखानी होगी, एक मैसेज देना होगा कि यदि हिंदुस्तान में रेडिकलाइजेशन करा गया, ये तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का कोई स्थान नहीं रहने देंगे, और वो केवल वोट के द्वारा हो सकता है, जो कि अब हमारे यहाँ जून में उसका रिजल्ट आना है। तो इस तरह जो रेडिकलाइजेशन करने के पीछे जो एजेंसीज हैं, जो तमाम चीजें चाहती हैं, अब ये जिस तरह से अनुराग सिंह पानीपत से हैं, और कहाँ पानीपत और कहाँ पर बांग्लादेश पहुंच गया, किस तरह से उसने शादी की, तो ये तमाम चीजें हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी भी है समाज की, कि क्या रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है, क्या हमने कभी झांक कर कोशिश की है? हम तमाम जो सोशल मीडिया है या एजेंसीज हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी जगाएं लोगों को, हमारे अंदर जो भी लोग मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको बताएं कि इस तरह के जो तत्व वहां पर हिंदुस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन करते हैं, और वो फिर बाद में एक टेरर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पैसे का लालच, उनको अपने दूसरे धर्म के हिसाब से उनको चलाना। अब जो अनुराग सिंह है, उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई हो, किस तरह से उनको बरगला फुसलाकर हिंदुस्तान में भेजा हो गया हो, क्योंकि वो तमाम यहाँ की टोपोग्राफी के समझते हैं, हिंदी भाषा को अच्छे तरह से बेहतर तरीके से यूज करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट उनको हाथ में आ गया कि एक हिंदू लड़का आ गया, उसको बाद में कन्वर्ट करके रेहान नाम दे दिया। तमाम चीजें उसको मुस्लिम धर्म के बारे में भी सिखाई गई होंगी, तमाम मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, तमाम तरह की चीजें उसको जानकारी में लाई गई। तो ये तमाम पुलिस की एजेंसी के अलावा समाज की भी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीजों पर अपने आसपास निगाह रखें कि किस तरह की एक्टिविटीज और कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये चाहे गांव हो, देहात हो, शहर हो, पूरे हिंदुस्तान में सब पर आयत होती है, चाहे मंदिर में बैठा पुजारी है, चाहे गुरुद्वारे में है, चाहे मस्जिद में बैठा हुआ आदमी है, उन सबको चाहिए कि हिंदुस्तान की मजबूती के लिए उनकी खुद की अपनी भी जिम्मेदारी है, सिवाय पुलिस और सरकार या पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी नहीं है। हम केवल इस चीज पर नहीं छोड़ सकते कि तमाम जिम्मेदारियां केवल पॉलिटिकल पार्टीज की हैं या पार्लियामेंट की हैं या पुलिस की हैं, आर्मी की हैं। एक समाज के लिए एक संगठित रूप होता है, जैसे आप अमेरिका या दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज कितना बड़ा एग्जाम्पल देते हैं समाज के लिए, अपने। लेकिन वेद साहब क्या ऐसा लगता है, वेद साहब क्या ऐसा लगता है कि एक ही धर्म के लोग या उसी धर्म में भरोसा रखने वाले लोगों को आतंकवाद की तरफ ले जाया जाता है, चाहे वो उन्हें भटकाकर या बरगलाकर या जैसे भी? हाँ बिल्कुल, अब ये स्पष्ट हो चुका है। पहले तो लोग डरते थे कि विशेष संप्रदाय बोलते थे, अब तमाम सोशल मीडिया पे बिल्कुल मुस्लिम बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जो मदरसों के अंदर जो बेसिक चीज है, वहां पर जो कोई ना तो कंप्यूटर की ना साइंस की कोई नॉलेज है, केवल एक धार्मिक एक नॉलेज दी जाती है, वो भी गलत दिशा में। कुरान में कहीं नहीं लिखा गया कि आप किसी का नरसंहार करें, किसी को मारें, परंतु जो उनकी जो हदीस है या जो उनकी अपने जो उनके तरीके हैं
वो बाद में उनको बहकाया फुसलाया जाता है। उस धर्म के अंदर धर्म कोई बुरा नहीं, धर्म सारे अच्छे हैं, परंतु जो उनकी शिक्षा जब बचपन से आप एक चीज सिखाई जाएगी, उनके माइंड में डाला जाएगा, उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तो फिर उससे आप उम्मीद ना करें कि वो देश के लिए या समाज के लिए काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो उसी धर्म के बिल्कुल, लिए बिल्कुल, काम बिल्कुल। करेगा, अपने धर्म के लिए समर्पित रहेगा। बिल्कुल। उसका नतीजा यही है कि जो बिल्कुल, बिल्कुल, वेद जी, 95% जो बिल्कुल। क्रिमिनल टेररिस्ट हैं वो एक बिल्कुल, मुस्लिम बिल्कुल, कम्युनिटी बिल्कुल, से ही बिल्कुल। क्यों वेद जी, समय भी थोड़ा सा कम है। टीपी त्यागी साहब, इसी सवाल पर आपका रिएक्शन कि क्या एक ही विशेष धर्म के लोग आतंकवाद की तरफ जाते हैं और इससे उन्हें क्या फायदा देश तोड़ने से? इसमें कोई दूसरा डाउट ही नहीं है। जो वेद भूषण जी ने कहा वो 100% सच है। और ये मान लिया कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता, पर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई आतंकवाद होता है तो उसमें एक ही धर्म के लोग पाए जाते हैं। लिहाजा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है या आइंस्टीन थ्योरी नहीं है ये कहने में कि जो कुछ ये हो रहा है ये एक ही धर्म के लोग कर रहे हैं। तो एक बात होगी। मैं एक जरा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए इनका काम क्या है, रिक्रूटमेंट करते हैं, IED इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस उनको चलाना सिखाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। क्यों सर? क्या ये ट्रेनिंग कनॉट प्लेस में करते हैं? क्यों सर? क्या इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस ये किसी सड़क के ऊपर या किसी डेंस पॉपुलेटेड एरिया में करेंगे? कहीं ना कहीं जंगल में करेंगे, कहीं ना कहीं इनको दूर जाना पड़ेगा, खाली जगह में जाना पड़ेगा। अगर वहां जाना पड़ेगा तो वहां पे जो भी उस एरिया के अंदर हमारी पुलिस हो या दूसरे फोर्सेज हो, क्या उनको पता नहीं लगता उसका? बिल्कुल, अब बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि इस तरह के पॉइंट्स पर ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में और एक्टिव होने की जरूरत है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन इंडिया का, यानी कि इंडिया का ISIS चीफ पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया और ये खुफिया एजेंसी की एक बड़ी सफलता है जो लोकसभा चुनाव 2024 में कई जगहों पर धमाके करने की फिराक में थे। अब वो सलाखों के पीछे है, लेकिन अब ऐसे में यह भी ढूंढना जरूरी है कि आखिर उनके और कितने गुर्गे हैं जो इस काम पर लगे हैं। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMP नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं भारती बघेल। यूपी के बदायूं में दो भाइयों की